Good morning everyone. Today is 15th of September and we are here to solve most complicated issue of the students, what to read in The Hindu and basically how to read The Hindu. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है और उसको अपने जो स्टैटिक सिलेबस है प्री एंड मेंस का उसके साथ क्या लिंक करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फर्दर पढ़ना है कि जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए एकदम इम्पोर्टेंट हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिक शॉर्ट वीडियो आपको दो चीज़ सिखाएगी। एक कि लिंक कैसे बनाने हैं, कैसे करंट और स्टैटिक को जोड़ना है, और दूसरी चीज़ कि इस न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ताकि हमारा टाइम से हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम पेज नंबर फर्स्ट पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, पॉलिटिकल न्यूज़ आई हुई है, हम सीधा मूव करेंगे पेज नंबर 3 पर। यहाँ पे न्यूज़ भी, यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं हमारे पढ़ने के लिए, बट यहाँ पर बागमती रिवर के बारे में मेंशन हुआ है, बागमती रिवर। तो यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बागमती रिवर के बारे में पढ़ना। ठीक है, बागमती रिवर जो है वो कोसी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकल के बिहार में आती है और कोसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल याद करना। और ये काफ़ी पुरानी रिवर है, नेपाल में इसकी काफ़ी पूजा वगैरह होती है, वेदास वगैरह में भी मेंशन है। तो आपको याद रखना है बागमती रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी। इसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे पेज नंबर 6 पर। अगेन न्यूज़ यहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर 3-4 दिन से आपको पता है नीफा वायरस के बारे में बात चल रही है। नीफा वायरस केरला कोट्टयम में वहाँ पे दोबारा से कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, केसेस नज़र आ रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं लोगों की। तो नीफा वायरस के बारे में पढ़ना है, नोट्स बनाने। पहली बात सबसे पहले मेंशन जो प्रीलिम्स में आ सकता है कि नीफा डिजीज़ किस चीज़ से होती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, किस चीज़ से। तो आपको याद रखना है नीफा एक वायरस है, नीफा जो डिजीज़ है वो वायरस से होती है। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, बैट से होती है ये। ठीक है, और इसके सबसे जो दिक्कत की बात है, बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी है। ठीक है, बहुत, अगर नीफा वायरस हो गया, नीफा डिजीज़ हो गई है तो मोर्टेलिटी के, जो मरने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं इस डिजीज़ में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम डायरेक्टली मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर ये आर्टिकल आया है, ठीक है, अबाउट रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो 2030 तक अचीव करने हैं। आपको पता है यूएनएफसीसी की मीटिंग्स होती है, कोप हम जिसे बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हर साल होती है। ठीक है, इस बार जो कोप 28 है वो होने वाली है दुबई में। ठीक है, अराउंड नवंबर दिसंबर में ये मीटिंग होती है। यूएनएफसीसी आपको पता होना चाहिए क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो फाइनलाइज होते हैं सभी कंट्रीज़ के मिलके। तो इस बार ये दुबई में होने वाला है, और इस बार का जो टारगेट इन्होंने जो रखा है वो रखा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल करना है। जो मतलब सोर्सेज हैं, जो हम एनर्जी के हमारे सोर्सेज हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी से ट्रिपल करने हैं टिल 2030। इस बार का ये टारगेट है इसका कोप का। तो अब इस आर्टिकल में इसी बारे में बात की है कि रिन्यूएबल एनर्जी कितनी हम हाइड्रो से ले रहे हैं, कितनी हम सोलर से ले रहे हैं, फिर उसके बाद ठीक है अब कैसे किस चीज़ में हमारे पास स्कोप है इम्प्रूव करने का, क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या ठीक है वर्ल्ड में चैलेंज है, ये सब की बात हुई है। तो इस आर्टिकल को अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये मैं बता देती हूँ, जो ट्रिपल, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी ट्रिपल करना चाह रहे हैं ना 2030 तक, तो वो 9000 गीगावाट हमें अचीव करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिया ने भी अपने बहुत सारे टारगेट रखे हैं 2030 तक अचीव करने के लिए। आपको पता है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो एनडीसी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर होता है, उसमें भी बहुत सारे इंडिया ने अपने टारगेट रखे हैं। फिर जो पिछले साल COP 27 हुई थी, इजिप्ट में हुई थी COP 27, उसमें भी इंडिया ने बहुत सारे टारगेट रखे हैं। बट इवन दिक्कत कहाँ आती है, जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, वो काफ़ी पीछे हैं इन सब चीज़ों में। इवन जो चाइना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन एमिशन का, वो टारगेट अचीव नहीं कर रहा है। इंडिया काफ़ी आगे चल रहा है, इंडिया वर्ल्ड को लीड करना चाह रहा है इन सब चीज़ों में। ठीक है, अभी आपको पता है G20 हुआ तो उसमें भी इंडिया ने बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात की। ठीक है, तो आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेना, हमेशा ही प्रीलिम्स मेंस हर चीज़ से के लिए इम्पोर्टेंट होएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से मूव करेंगे पेज नंबर 14 पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट लिमिट्स वीट स्टॉक टू कंट्रोल प्राइस राइज होर्डिंग।
अब यहाँ पे ये न्यूज़ आप गो थ्रू कर लेना, बट आपको यहाँ से पता क्या होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, जो जब मान लो अभी आपको पता है कि फूड प्राइस इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। अभी कल परसों ही CPI की रिपोर्ट आई है, 2-3 दिन से न्यूज़ में भी चल रहा था। जो हमारी फूड प्राइस इन्फ्लेशन चल रही है वो चल रही है 10% इन अर्बन एरियाज़, बट वहीं हम बात करें अर्बन एरियाज़ की तो वो 10.4, ये रूरल एरियाज़ की और ये अर्बन एरियाज़ की है, ठीक है, 10.4%। तो इतनी ज़्यादा फूड प्राइस इन्फ्लेशन चल रही है। रिटेल इन्फ्लेशन घट रही है बट फूड प्राइस इन्फ्लेशन हमारी बहुत आई है। तो इन सब चीज़ों को प्राइस मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्टॉक में वीट रखा होता है, बाकी अनाज या वेजिटेबल्स रखे होते हैं, उनको रिलीज़ कर देती है। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगता है डिमांड एंड सप्लाई का। ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा होगी, मतलब वीट ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, वीट के जो स्टॉक है उसको रिलीज कर रही है, ठीक है। वीट के जो स्टॉक है उसको लिमिट कर रही है, मतलब स्टॉक ना करे उसको रिलीज कर रही है, ठीक है, ये कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ये न्यूज़ गो थ्रू कर लेना, आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि प्राइस को कंट्रोल कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन को, या जो लोग स्टॉक करके बैठे होते हैं उन सब के बारे में बात है, पढ़ लेना आप, ठीक है। यहाँ पेज नंबर 16 पर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स मेंस हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है फिशरीज सेक्टर की, ठीक है। हमारी एक स्कीम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिशरी सेक्टर से रिलेटेड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। ब्लू इकोनॉमी की बात हुई, ऑब्वियसली जब जहाँ फिशरी सेक्टर की बात होगी ब्लू इकोनॉमी की बात होगी। ये सब आपको टर्म्स पता होने चाहिए। अगर कोई टर्म आपको समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो निकाल दूंगी, ठीक है। ठीक है, हमने आत्मनिर्भर भारत जब लॉन्च करा था तब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट हमने फिशरी सेक्टर के लिए दी थी, ठीक है। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में, इस स्कीम के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कब लॉन्च करी थी, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मिशन है, देन कितना बजट है, ये सब 2020 में ये लॉन्च की गई थी। और उस टाइम उसको 20,050 करोड़ का बजट दिया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा है फिशरी सेक्टर के लिए, ठीक है। फिर ये तो चलो न्यूज़ है, आपको आइडिया होना, फिर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया फिशरी सेक्टर में कितना है। इंडिया टॉप 3 में चलता है फिशरी सेक्टर में, ठीक है। हम टोटली में पूरे उसकी बात करें तो एक्वा और मरीन की, बट एक्वा की बात करें तो इंडिया सेकंड है और मरीन में इंडिया 6th है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ना 2-3 केस स्टडी है जो बहुत आप मतलब जहाँ पे भी आपके GS3 में या इवन GS1 में, ठीक है, इवन समटाइम्स एथिक्स में के और ऐसे में भी एक केस स्टडी यूज़ हो जाती हैं। बहुत ही अच्छी केस स्टडी है। यहाँ पे बात की गई है जो वुमेन की, कश्मीर वैली की जो वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं, वहाँ पे वो कोल्ड वाटर में फिशरिंग कर रही है और वहाँ से वो अर्न कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट में भी इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बात हो रखी है जो नेलोर है तमिलनाडु में, वहाँ पे कैसे मतलब जो बायोफ्लोक श्रीम कल्टीवेशन की बात हो रही है और कहाँ पे मतलब डिजीज़ फ्री फिशिंग को बनाने की बात हो रही है, तो बहुत अच्छी। फिर वहीं हरियाणा और राजस्थान जहाँ पे फिशिंग का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था पहले, और अब वो लैंड लॉक्ड एरिया है और वहाँ पे फिशरी बढ़ाई जा रही है, ठीक है। इवन अंडमान निकोबार में श्रिम्प की कल्टीवेशन बढ़ाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी आपको मिलेंगी यहाँ से, उसमें आप गो थ्रू कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना, आप हमेशा यूज़ कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बात हो रही है कि 127 करोड़ का सी वीड पार्क बनाया गया है तमिलनाडु में। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, नोट डाउन करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ये केस स्टडीज़ होती हैं, हमेशा जिस टॉपिक से रिलेटेड आप हमेशा यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 17 पर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अभी मैंने बताया था कि 2-3 दिन पहले CPI के बारे में बात हुई थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आज बात हो रही है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये गिर रहा है कंटिन्यूसली, हमारे जो होलसेल प्राइस है वो फॉल हो रहा है, ठीक है। डिफ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन नहीं हो रही, डिफ्लेशन हो रही है, प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसका जो मेन रीज़न है, देखो जो होलसेल है ना WPI, उसमें मैंने ना 3 इंडिकेटर्स, जो 3 कंपोनेंट्स को मेज़र किया जाता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मेज़र करने के लिए। पहला होता है हमारे जो प्राइमरी आर्टिकल होते हैं, ठीक है। सेकंड होते हैं हमारे फ्यूल एंड पावर के, एंड थर्ड होते हैं मैन्युफैक्चर, ठीक है।
प्राइमरी आर्टिकल में हमारे फूड वगैरह, वेजिटेबल वगैरह ये सब आ जाते हैं। फ्यूल एंड पावर में जो एनर्जी, सीएनजी गैस, पेट्रोल ये सब आ जाते हैं। और मैन्युफैक्चर में ओब्वियसली टेक्सटाइल वगैरह जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जी वेजिटेबल है, फिर फूड है, वो तो बढ़ रहा है ना, ठीक है, उसका प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, स्टिल WPI डिक्रीज कैसे हो रहा है? तो इसका मेन रीज़न ये है, जो हमारे बेसिक मेटल्स है, केमिकल्स है, उनमें डिक्रीज आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में डिक्रीज आ रहा है, उसकी वजह से WPI डिक्रीज हो रहा है। ये सब आपको आइडिया होना चाहिए इकोनॉमी पर्पज़ के लिए, किस चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, किस चीज़ के प्राइस घट रहे हैं। तो हमारी जो मेटल्स, केमिकल्स हैं, उनके प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं, दो वेजिटेबल्स एंड फूड के प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो WPI है कंटिन्यू टू फॉल है। थोड़ा सा WPI, देखो WPI हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ तो WPI क्या है, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मेजर करता है जो एवरेज चेंज है प्राइसेस और गुड्स एंड होलसेल, जो मतलब एवरेज चेंज हो रहा है हमारे प्राइस में, कि पहले इतना था अब इतना हो रहा है। तो इन्फ्लेशन हुई या डिफ्लेशन हुई, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर हमें आइडिया देते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का, ठीक है। ये पहली बार 1942 में इशू किया गया था। और इसका जो बेस ईयर है, किस बेस पे, हर बार ना बेस ईयर कुछ टाइम बाद चेंज करते रहते हैं। अभी जो बेस ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2011-12 का, ये 2017 में चेंज किया था अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। 2012-11 चल रहा है इसका। और इसका फॉर्मूला क्या है, करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इंटू 100, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी निकाल दूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है WPI के बारे में पढ़ना, ठीक है। वहीं सेम पेज पे उड़ीसा ने सब्सिडी दी है स्टील की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। स्टील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टेनलेस स्टील की डिमांड्स बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। तो गो थ्रू कर लेना, आइडिया रहना चाहिए कि किस चीज़ के लिए, किस मेटल के लिए क्यों सब्सिडी प्रोवाइड कर रही जा रही है। ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट ओडिशा ही क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे आयरन मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स है वहाँ पे, ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स है वहाँ पे, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 17 नंबर पेज पे ही ये रबर बोर्ड के बारे में न्यूज़ आई है। रबर बोर्ड है ना, जो रबर का जो कल्टीवेशन बढ़ाना चाह रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, जो रबर बोर्ड है उसके हेडक्वार्टर कहाँ है। शायद इसी साल 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था रबर बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो रबर बोर्ड के हेडक्वार्टर हैं कोट्टयम में, केरला में। नोट डाउन कर लेना, पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेंस के नज़रिए से भी रबर कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप किस कंडीशन में रबर उगाई जाती है, कैसे उगाई जाती है, कौन सी स्टेट्स में उगाई जा रही है, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग और फिर इसका जो टेम्परेचर, रेन, वो सब आइडिया होना चाहिए। फिर नॉर्थ ईस्ट में हम क्यों रबर बोर्ड अब उगाना चाह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कितना बेनिफिट होगा नॉर्थ ईस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी फिर वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हब भी बना सकते हैं हम नॉर्थ ईस्ट को रबर के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको मेंस के पर्पज़ के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं चीज़ों को यहीं एक्सप्लेन करूँ तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो इसके बाद पेज नंबर 18 पे यहाँ पे ना लीबिया, आपको पता है लीबिया में फ्लैश फ्लड्स चल रहे हैं, उसके बारे में न्यूज़ है। बहुत सारी डेथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, उसके बारे में आपको देखो दो न्यूज़ है यहाँ पे। एक तो कि जो ग्लोबल है पूरा वर्ल्ड मिल के उसको एड प्रोवाइड कर रहा है लीबिया को, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जहाँ पर भी वर्ल्ड की कुछ बात आए वहाँ पे मीन से मेंशन कर सकते हो कि ऐसे ऐसे जब लीबिया में ऐसे हुआ था, एज ए केस स्टडी और एग्जांपल, ठीक है। फिर यहाँ दूसरी साइड यहाँ पे बात हुई है कि फ्लैश फ्लड्स ही अवॉइड की जा सकती थी अगर लीबिया में इमरजेंसी सिस्टम होता, थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होते, या डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होता। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि कैसे, ये ऑब्वियसली एक बोला जा रहा है कि मैन मेड डिजास्टर है क्योंकि अवॉइड किया जा सकता था। तो ये हमारे डिजास्टर पार्ट के लिए, GS3 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए लीबिया कंट्री के बारे में, ठीक है। कहाँ पे, ये नॉर्थ अफ्रीका के कंट्री है, मेडिटेरियन सी को बॉर्डर करती है और इसकी कैपिटल है त्रिपोली। थोड़ा सा एक बार मैप में जाके आप देख लेना, ठीक है। फिर वहीं पे यहाँ पे एक न्यूज़ है किम और पुतिन के बारे में, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया और रशिया की काफ़ी क्लोजनेस इंक्रीज हो रही है। रशिया नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट मिशंस में हेल्प करने वाला है, स्पेस मिशन में हेल्प करने वाला है। वहीं नॉर्थ कोरिया रशिया को आर्म्स और मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाने वाला है। तो इस सब का इंडिया पे बहुत इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। इवन रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया एक ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, इवन वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि रशिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ही
एक इम्पैक्ट रखते हैं वर्ल्ड की रिलेशंस पे। ठीक है, तो इसके बारे में एक आई रखना, और GS2 जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।